पतंजलि ने आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने का काम किया, पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम किया। आज ये गौरव की बात है कि अपोलो एम्स जैसे हॉस्पिटल जब किसी रोगी को उत्तर दे देते हैं कि अब आपका इलाज हमारे पास नहीं है, तो उस रोगी को कहा जाता है कि एक बार अंतिम प्रयास के रूप में आयुर्वेद की शरण में चले जाओ। और आयुर्वेद की शरण में जब कोई व्यक्ति जाने की बात करता है तो वो पतंजलि योगपीठ आता है, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मुझे इस रोग से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और रोगियों को ऐसे असाध्य रोग भी ठीक होते हैं जिसके बारे में आधुनिक मेडिकल साइंस उत्तर दे चुका होता है। तो योग और आयुर्वेद की इस ज्ञान विज्ञान को बिना किसी पेटेंट के, बिना किसी रॉयल्टी के, बिना किसी गुरुडम के, बिना किसी ग्लैमर के, बिना किसी रहस्यों के आवरण के पतंजलि योगपीठ घर घर तक पहुंचा रहा है। लाखों की संख्या में योग शिक्षक बनाए गए हैं जो गांव गांव जाकर, गली गली जाकर, कॉलोनी कॉलोनी जाकर, शहर शहर जाकर, एक एक कस्बे में जाकर, एक एक तहसील में जाकर जो निःशुल्क योग सिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों को आरोग्य देने का काम कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में योग के साथ साथ आयुर्वेद की क्रांति चल रही है। अभी बरसात का मौसम है, थोड़े दिन पहले 4 अगस्त गया है। इस 4 अगस्त के दिन आज दुनिया के घरों में, गमलों में, आंगन में गिलोय लग रही है, तुलसी लग रही है, अश्वगंधा लग रही है, ब्रह्मी लग रही है, शंख पुष्पी लग रही है। इन दवाओं का उपचार जो लोग भूल चुके थे कि इनको प्रयोग कैसे करने हैं, वो दोबारा से जान रहे हैं। आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से लोग घर में काढ़ा पी रहे हैं। गिलोय अमृता, जिसके बारे में लोग भुला चुके थे, औषधीय प्रयोगों की जिसको जानकारी नहीं थी, पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस गिलोय को घर घर तक पहुंचा दिया। पिछले 20 वर्षों में पतंजलि ने गिलोय को घर घर तक पहुंचाया। मैं उसी गिलोय की बात कर रहा हूं जिस गिलोय के ऊपर अमेरिका 850 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका है। और हमारी बौद्धिक संपदा के ऊपर विदेशी नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं कि कैसे हम इसको लूट सकें। तो इस अंधकार के वातावरण में जहां योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, योग आयुर्वेद की वो पुष्प, वो रहस्यों की चीजें जो लोगों को पता नहीं थी, उनको भी लोगों को बताया जा रहा है। औषध दर्शन पुस्तक के विषय में हमने कल बातचीत की थी कि इस पुस्तक में क्या है, इसका क्या लाभ है। आज हम बातचीत करते हैं योग शतकम। हो सकता है नाम को पढ़कर आपको लगे कि ये योग की पुस्तक है। देखिए, योग शब्द है जब हम किसी चीज को मिलाते हैं, हम दवाइयों का मिला जुला जब प्रयोग करते हैं, उसकी कोई औषधि बनाते हैं, तो उसको भी योग कहा जाता है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हैं, तो उसको भी योग कहा जाता है। समाधि की प्राप्ति के मार्ग को जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो उसको भी योग कहा जाता है। ये इतनी अद्भुत पुस्तक है। ये 1400 साल पहले एक आचार्य हुए हैं, आचार्य अमित प्रभ। और आचार्य अमित प्रभ जी जो बहुत ज्ञानी, बहुत विज्ञानी थे, जिन्होंने आयुर्वेद का पूरा अध्ययन किया था। महर्षि वाग्भट ये कहते हैं कि ये जो आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान है, अष्टांग संग्रह के उत्तर स्थान के में ये कहते हैं कि प्राचीन काल में आयुर्वेद का वांग्मय बहुत बड़ा था। ब्रह्मा जी द्वारा जो आयुर्वेद रचित किया गया था, उस आयुर्वेद की आदम संहिता में 1 लाख श्लोकों की संख्या थी, ऐसे वाग्भट मानते हैं। तो वो आगे कहते हैं कि 1 लाख उस समय, क्योंकि लोगों की मेधा शक्ति बहुत प्रवीण थी, लोग बिना पोल्यूशन का भोजन करते थे, और ये आयुर्वेद एक जीवन पद्धति के रूप में, एक ह्यूमन लाइफ साइकिल के रूप में, उसके मैनुअल के रूप में काम करता था। आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं थी, आयुर्वेद थी स्वस्थ रखने की पद्धति। यदि कोई गलती से बीमार हो जाए तो बीमार को ठीक रखने की पद्धति थी। तो उस समय समझ लेते थे, लेकिन कालांतर में यह था कि जब सारा लोग नहीं पढ़ सकते तो अलग अलग संहिताओं की आवश्यकता हुई। उस आयुर्वेद को संक्षेप में करते हुए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय में लिखी, ताकि सरलता के साथ संक्षेप में लोग इसको समझ सकें। अब महर्षि वाग्भट की अष्टांग हृदय की संहिता को भी आचार्य रविगुप्त जी ने 7वीं शताब्दी में 1300 श्लोकों में कर दिया और उसका नाम दिया सिद्धसार संहिता। अब ये 7वीं शताब्दी में 1300 साल पहले पुस्तक लिखी गई। उस समय कागज तो होता नहीं था, तो पांडुलिपि के ऊपर लिखी गई। अब उस समय की पांडुलिपि उन्होंने जो लिखी वो 1 प्रति लिखी, फिर उसकी कॉपियां कुछ बनी होंगी, कुछ उसके ऊपर टीकाएं, भाष्य लिखे होंगे। लेकिन कालांतर में जैसे नालंदा जलाया गया, तो जब नालंदा जलाया तो बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा जलाया तो नालंदा के जो 3 पुस्तकालय थे, जो कई कई मंजिल ऊंचे पुस्तकालय थे, उसमें उन्होंने 9 मिलियन 90 लाख पांडुलिपियों को जलाया था।
उस समय के जो आचार्य होते थे, जो रिसर्चर होते थे, हजारों की संख्या में उनको बंद करके उनके गले काट दिए गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ज्ञान विज्ञान बार बार बीच में नष्ट होता रहा। तो ये जो 1300 साल पुरानी, 1400 साल पुरानी पुस्तकें हैं, ये भारत के अंदर कहीं प्राप्य नहीं थी। पांडुलिपि मिल भी जाए तो वो पांडुलिपि शुद्ध है या नहीं है, उसको संस्कृत में कोई समझने वाला है या नहीं है। और संस्कृत कोई समझने वाला है तो संस्कृत का केवल व्याकरण समझता है, मेडिकल साइंस नहीं समझता, आयुर्वेद नहीं समझता, तो भी वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो पतंजलि ने इन सारी चीजों के बीच में ये योग शतकम नाम से, और ऐसी बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनके ऊपर शोध करने के लिए रिसर्चर की एक पूरी टीम लगाई हुई है। उसका काम क्या है, पूरे देश में कहीं भी कोई पांडुलिपि मिलती है, कोई पुस्तक मिलती है, ताड़पत्र के ऊपर है, भोजपत्र के ऊपर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उस पांडुलिपियों को लाया जाता है। और कई बार क्या, एक विषय की कई पांडुलिपियां मिलती हैं, तो उन पांडुलिपियों को लाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका शोधन किया जाता है कि इस पांडुलिपि के अंदर तो 103 श्लोक हैं, इसके अंदर 100 हैं, इसके अंदर 104 हैं, तो ऐसे कौन से हैं जो मिलते नहीं है, मैच नहीं करते, ऐसी कौन सी चीज है जो विरोधाभास उत्पन्न करती है। जैसे अभी भारत के अंदर मनुस्मृति को मानना, मनुस्मृति के नाम से आलोचक उसको गाली देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के अंदर मिलावट हो चुकी है। तो योग के ग्रंथों के अंदर भी कालांतर में जो कॉपी करने वाले लोग हैं, वो कॉपी करने वाले लोग उतने विद्वान नहीं होते थे, तो वो कई बार एक शब्द की भी उलटफेर करते थे, तो अर्थ से अनर्थ हो जाता था। तो सही तरीके से शोधन करके आज लोगों को उसके स्वरूप में वो लाभकारी हो सके, इसके लिए पतंजलि योगपीठ प्रयास कर रहा है। तो आज हम बात करते हैं योग शतकम की। 1 लाख श्लोकों को एक आचार्य हुए हैं 7वीं शताब्दी में ही, जो आयुर्वेद के बहुत महान विद्वान आचार्य थे। उनके पिता का पुस्तकालय था, उनको अलग अलग गुरुओं की शरण में रहने का मौका मिला, अवसर मिला। आचार्य अमित प्रभ नाम के एक आचार्य हुए। अब उन्होंने 1 लाख श्लोकों का, सुश्रुत संहिता का, चरक संहिता का, अष्टांग हृदय का, महर्षि वाग्भट का बहुत अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उनके मन में आया कि ये हजारों की संख्या में श्लोक एक आम आदमी नहीं पढ़ सकता, और आम आदमी को इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो क्यों ना इसमें के अंदर से 100 ऐसे नुक्से निकाल दिए जाएं जिसको हर व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके और अपने जीवन को उन्नत बना सके। तो इसके लिए उन्होंने योग शतक के नाम से 100 योगों का, नुक्सों का संकलन किया। और इसके बारे में आचार्य अमित प्रभा खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि बहुत दूर तक फैले हुए, अति विस्तार पा चुके संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के सागर से सार के रूप में मैंने 100 नुक्से लिए हैं। उन 100 नुक्सों के कारण मैं ये मानता हूं, लिखते हुए 7वीं शताब्दी में कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि ये ग्रंथ अपने गुणों के कारण सारे वेदों के अंदर, विद्वानों के अंदर पूजनीय बना रहेगा, पूजित होता रहेगा। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने लिखा। और आगे वो उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद का अथाह सागर है और चिकित्सा के मेरे खुद के ऐसे प्रयोग जो मैंने हजारों रोगियों के ऊपर किए हैं, उसके बाद मैंने इनका संग्रह किया है। मतलब क्या है कि विदेशी लोग कहते हैं ना कि भारत के लोग तो प्रैक्टिकल करना नहीं जानते थे, भारत के लोगों ने तो केवल दार्शनिक चिंतन किया। तो उसका उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि मैंने एक एक नुक्सा वही लिखा है जिसको मैंने खुद प्रयोग किया है। और ये प्रयोग करके वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य केवल एक ही है, मुझे अपना नाम नहीं चाहिए, मुझे कोई पेटेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। विदेशी फार्मा कंपनियों की तरह आचार्य अमित प्रभ का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि वो कोई 1 रुपए की दवाई बनाए और उसको 10,000 रुपए की बेचे, 10-10 हजार गुना प्रॉफिट कमाए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो वो कहते हैं मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि सर्वभूत हितैषी दयालु ऋषियों की परंपरा के अनुसार इस जगत को आरोग्य प्राप्त करना, दान करना, ये मेरा भाव है। और वो कहते हैं अलग अलग रोगों के प्रभाव से जो लोगों का शरीर रोगों का घर बन चुका है और ये संसार रोगों से ग्रसित है, ये संसार आसानी से अपना उपचार कर सके, इसके लिए यह मैंने योग शतक लिखा है। अब देखिए, जब कोई संस्कृत का कोई ग्रंथ लिखा जाता था ना, तो अलग अलग विद्वान उसकी व्याख्या करते थे। वो जो व्याख्या करते थे, जैसे संस्कृत का कोई श्लोक है तो उसका भाष्य एक शब्द आपने सुना होगा, भाष्य या टीका आपने एक शब्द सुना होगा कि गीता जी तो एक है, लेकिन हर विद्वान उसको अपनी दृष्टि से उसका टीका, उसका भाष्य उसको करता है ताकि उसको और लोग आसानी से समझ सके, लोगों के लिए उपयोगिता हो सके। तो ये योग शतक कितना उपयोगी है, 1400 साल पुराना। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1400 साल पहले कि इस शतक को फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी ने इसका फ्रेंच में अनुवाद किया गया।
फ्रेंच में अनुवाद होने के साथ साथ, ये तो मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ श्लोक छूट गए, कुछ उसके अंदर त्रुटियां रह गई। महर्षि अरविंद जी के इंस्टीट्यूट द्वारा पांडिचेरी में इसका फ्रेंच में अनुवाद हुआ, तो वो इसके महत्व को देखते हुए उसका अनुवाद किया गया। योग शतक की यदि हम टीकाओं की बात करें तो 11वीं शताब्दी से ही 1000 सालों से अलग अलग विद्वानों ने इसी योग शतक को आधार बनाकर इसको और एक्सप्लेन करने का काम किया है और समझाने का काम किया। चंद्रकला चक्रदत्त रत्न प्रभाकर ने योग शतक का चंद्रकला टीका लिखा है। वल्लभा सनातन नाम के विद्वान ने इसके ऊपर वल्लभा नाम से टीका लिखा है। कर्ममाला टीका इसके ऊपर है। विश्व वल्लभा टीका है। वैद्य वल्लभा टीका है। पूर्णसेन टीका है। इसके ऊपर नंदलाल टीका है। बालाव बोध टीका है। वैकुंठ वैद टीका है। ये सारे टीकाएं, इतने टीका किसी एक ग्रंथ के ऊपर होना, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रंथ कितना उपयोगी रहा होगा। तो ये व्रत योग शतक के नाम से एक और ग्रंथ इस योग शतक को आधार बनाकर लिखा गया कि इस योग शतक के 100 नुक्सों को ही और गहराई से एक्सप्लेन किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत जैसे विद्वानों ने, महर्षि वाग्भट ने जो लिखा, उसी के निचोड़ के रूप में 100 नुक्सों को इस योग शतक में लिखा गया है। इस योग शतक में और क्या क्या है, इसमें काय चिकित्सा है कि ज्वर आदि हो जाए तो उसकी चिकित्सा कैसे करें, अतिसार की चिकित्सा कैसे करें, पेट में कीड़े हो जाएं तो चिकित्सा कैसे करें, वात रक्त चिकित्सा कैसे करें, इसके अंदर श्वास की चिकित्सा कैसे करें, इसके अंदर स्किन डिजीज की चिकित्सा कैसे करें, इसके अंदर अलग अलग नेत्र रोगों की, कर्ण रोगों की, मुख रोगों की चिकित्सा कैसे करें, विष चिकित्सा कैसे करें, शल्य तंत्र के बारे में, बाल तंत्र के बारे में, कोमार भृत्य के बारे में, वाजीकरण के बारे में, रसायन के बारे में, पंचक्रम के बारे में, श्रेष्ठ औषधियों के बारे में, त्रिदोष के बारे में, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में इस टीका में लिखी गई है। और देखिए पतंजलि जो करता है उसकी कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉयल्टी रखनी है, कोई पेटेंट रखना है। इस टीका को पांडुलिपि में जैसा प्राप्त हुआ वो सब पीछे से छापा हुआ भी है। आप चाहें तो उस पांडुलिपि के इन पेजों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा है। फिर ये हस्तलिखित लेख है, उसके बाद फिर इसी लेख को शुद्ध करके छापा गया है कि मूल पाठ को आप पढ़ना चाहें तो मूल पाठ को आप पढ़ सकते हैं, और मूल पाठ के बाद अंत में डिटेल में ये बताया गया है कि अलग अलग रोगों का कहाँ कहाँ किस किस सूत्र में किस किस श्लोक में वर्णन किया गया है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति को भी पढ़ना हो तो वो पढ़ सके। जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के विद्वान हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। जो आयुर्वेद के जिज्ञासु हैं वो भी अपने घर में ये ग्रंथ लिख सकते हैं, ग्रंथ रख सकते हैं, ताकि उनको पता लगे। अब देखिए इस एक टीका को रखने के लिए कितने ग्रंथों का सहायता लिया गया। अष्टांग हृदय का लिया गया है, अष्टांग संग्रह का लिया गया है, कैदेव निघंटु का लिया गया है, गद निग्रह का लिया गया, चक्रदत्त जी का। अलग अलग टीकाओं को, अलग अलग भाष्यों को लेकर, अलग अलग आयुर्वेद के ग्रंथों को लेकर ये निचोड़ के रूप में ये ग्रंथ लिखा गया है। तो आप इस योग शतकम का लाभ उठा सकते हैं। 160 पेज के इस प्रकाशन का मूल्य केवल 240 रुपए रखा गया है। तिब्बत से लेकर इसका महत्व कितना है कि इसके अंदर सार है, निचोड़ है 1 लाख श्लोकों का। अष्टांग हृदय का महर्षि वाग्भट ने जो हजारों श्लोकों में लिखा उसको 100 में ले आए। तो वो कहते हैं कि ये जब लिखा गया तो लिखने के 100 साल के अंदर ही, उस समय कोई इंटरनेट नहीं होता था, कोई गूगल नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई समाचार पत्र नहीं, कोई प्रिंटिंग की प्रेस नहीं। तो जब 1400 साल पहले आचार्य अमित प्रभ ने इसको लिखा तो 100 साल के अंदर ये तिब्बत में पहुंच गया। ये कश्मीर से लेकर केरल तक पूरे भारत में पहुंच गया। इन 1400 सालों में कई लोगों ने टीका लिखा और इसको पांडिचेरी में फ्रेंच में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ। यद्यपि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, लेकिन उस ट्रांसलेशन के कारण अलग अलग जगह ये प्राप्त हुआ। तो इसके अलग अलग टीकाओं के आधार पर इसके मूल को मिलान करके ये पतंजलि द्वारा छापा गया है। तो ये देखिए, इसका उद्देश्य कोई ये नहीं कि ये कोई उद्देश्य ये है कि इसको कोई बेचना है। ये लागत से भी कम मूल्य है। इसमें जो हम विद्वानों की बात करें तो विद्वानों का जो समय लगा है एक एक ऐसी कृति को बनाने के लिए, विद्वानों का 3-3, 4-4, 5-5 साल का शोध लगता है। और विद्वान कैसे, ऐसे ऐसे संस्कृत के प्रोफेसर जिनकी एक एक महीने की 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए सैलरी है, ऐसे रिसर्चर साइंटिस्ट को लगाकर यह शोधन किया गया है। इसको यदि कोई दूसरी प्राइवेट लाभ वाली संस्था इसको छापती तो इसकी कीमत कम से कम 5,000, 10,000 रुपए रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सैकड़ों में या कुछ हजारों में छापा जाता है। दूसरी संस्था तो इस काम को करना ही नहीं चाहेगी। सरकारों के अंदर भी इच्छा शक्ति नहीं है।
जो कुछ विद्वान कुछ हैं जो करना चाहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, तो आप जो दंतकांति खरीदते हैं, आप जो दान देते हैं, उस दान का प्रयोग ऐसे भी होता है। आज हमने यदि ये छाप दिया तो कल को इसके किसी भी योग के ऊपर, किसी नुस्खे के ऊपर अमेरिका पेटेंट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रिंटिंग किया हुआ है, प्रिंटिंग का रिकॉर्ड है, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, जानकारी सारी उपलब्ध है, तो कोई हमारी बौद्धिक संपदा के ऊपर दावा नहीं कर सकता। तो हमारी बौद्धिक संपदा का संरक्षण और संवर्धन करने का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो आप अपने घर में ये योग शतकम ले सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी के प्रयासों से ये योग शतकम का शुद्ध स्वरूप परिष्कार करते हुए, इसकी अशुद्धियों को दूर करते हुए, इसकी व्याख्या के साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा स्वयं लिखा गया है। इसके अलग अलग चीजों में और जाने के बाद जो अलग अलग इसकी टीकाएं थी, उसमें रूपनयन विरचिता जी ने योग शतक वैद्य वल्लभा के नाम से ग्रंथ लिखा गया। और पतंजलि योगपीठ में एक बड़ा काम चल रहा है। वो बड़ा काम क्या है कि पतंजलि योगपीठ के अंदर अभी आज हम बात करें तो पतंजलि योगपीठ में 60,219 पांडुलिपियों के ऊपर रिसर्च का एक बड़ा काम कर रहा है। लगभग 39 लाख पांडुलिपियों के पेजों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा चुका है। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के पावन निर्देशन में जो ताड़ के पत्रों पर हैं, जो भोज के पत्रों पर हैं, जो कागज के 400-500 सालों से जब से कागज का प्रयोग शुरू हुआ उस समय जो कागज के ऊपर हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित ऐसी पांडुलिपियां हैं, जिसमें लगभग 19 अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, अलंकार शास्त्र की हैं, आयुर्वेद की हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की है, दर्शन की हैं, धर्म ग्रंथों की हैं, ज्योतिष की हैं, काव्य की हैं, कोश की हैं, मंत्र की हैं, नीति ग्रंथ की हैं, प्रकाश संस्कृत साहित्य की हैं, सत्रोत की हैं, उपनिषद की हैं, वेद की हैं, व्रत की हैं, व्याकरण की हैं। इन सब को जो लैंग्वेज कौन कौन सी है, 14 अलग अलग भाषाओं में, देवनागरी में है, शारदा में है, श्री में है, गुरुमुखी में है, पर्सियन में है, संस्कृत में है, बंगाली में है, उर्दू में है, मलयालम में है, मराठी में है, नेपाली में है, उड़िया में है, तमिल में है, तेलुगु में है। इन सब को प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद इनको प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करने के बाद इनको डिजिटलाइज करना, और डिजिटलाइज करने के बाद देखिए भोजपत्र हो, ताड़पत्र हो या कागज हो, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उसके अंदर अलग अलग उनको खाने वाले कीड़े मकोड़े अपने आप टाइम के साथ उसका वियर एंड टियर, उसका क्षरण शुरू हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए प्रिजर्व करने का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पहली बात तो विदेशी आक्रमणों ने लाखों की संख्या में पांडुलिपियां नष्ट की गई, जो बची उसको अंग्रेज अपने साथ लेकर, आज भी हम जाते हैं तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में देखते हैं तो हमारी बहुत सी पांडुलिपियां वहां पर रखी हुई हैं, हमारा बौद्धिक ज्ञान चुराया गया। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचा तो आजादी के बाद सरकारों ने उस दृष्टि से उसका महत्व नहीं समझा। हमारे सामने जो चरक और सुश्रुत के ग्रंथ हैं, जो आज जो अद्भुत आश्चर्य के रूप में हैं, उनको भी शिक्षा में लागू नहीं किया गया। तो जो पांडुलिपियां इधर उधर बिखरी हुई थी, उनके संरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर तो गौरव का भाव ही नहीं रहा कि हमारे अंदर कभी कोई ज्ञान विज्ञान रहा है। हमने तो आंख बंद करके अंग्रेजों की उस थ्योरी को मान लिया कि भारत के अंदर कभी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, भारत के अंदर कभी कोई सभ्यता संस्कृति नहीं रही। हमें अंग्रेजों ने आकर सभ्य बनाया, हमें शिक्षा दी, हमें चिकित्सा दी, हमें ज्ञान विज्ञान दिया। तो ये जो दृष्टि था, इस दृष्टि को बदलने का काम भी पतंजलि योगपीठ कर रहा है। तो पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन का काम जो सरकारें नहीं कर पा रही, सैकड़ों करोड़ का बजट नहीं कर पा रहा, वो काम आपके सहयोग से आपकी अपनी संस्था पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है। तो ये योग शतकम का रूपनयन विरचिता द्वारा योग शतक वैद्य वल्लभा, इसका भी पूज्य आचार्य जी द्वारा पुरस्कार किया गया है। आचार्य अमित प्रभु जी ने जो लिखा, उन्होंने उस समय योग शतक के साथ चरक न्यास लिखा था, चिकित्सा अतिशय नाम का ग्रंथ लिखा था, अद्भुत ग्रंथ थे, लेकिन उसमें केवल योग शतक आज उपलब्ध है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसकी चर्चा की। ये जो योग शतक वैद्य वल्लभा है, किसी को और डिटेल में पढ़ना है तो इसके अंदर भी वही 100 योगों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाया गया कि आज आयुर्वेद का कोई विद्यार्थी या विद्वान जब मूल ग्रंथों को, मूल पांडुलिपि को पढ़ता है तो उसको बहुत से चीजों के अंदर त्रुटियां आती हैं, बहुत सी चीजें समझने में दिक्कत आती है। तो ये मूल पाठ के साथ ये उपलब्ध करवाया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। वैद्य वल्लभा को जब हम इसका अनुशीलन करते हैं तो पूज्य आचार्य जी लिखते हैं अपने प्राककथन में, इसकी भूमिका में वो कहते हैं कि आयुर्वेद के इतने बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे कि वो जो इसका योग शतक की
जो व्याख्या करते हैं, इस व्याख्या के अंदर वो चरक की बात करते हैं, सुश्रुत की बात करते हैं, वो काश्यप की बात करते हैं, आत्रेय की बात करते हैं, क्षारपाणी की बात करते हैं, हारित की बात करते हैं, भेल की बात करते हैं, निमि की बात करते हैं, चक्षुण की बात करते हैं, भालुकी की बात करते हैं, भोज की बात करते हैं। और पुराने जितने संहिताकार हुए उस समय, उनसे पहले मतलब 14वीं शताब्दी से पहले जो हुए, उनमें भट्टार, हरिश्चंद्र, जज्जट, सिद्धसारकार, तीसठ, चंद्र नंदन, इंदुमतीकार, इन सब की भी वो चर्चा करते हैं कि जितने भाष्यकार उनसे पहले हुए, जितने आयुर्वेद का ज्ञान उस समय उपलब्ध था, वो सारा अनुशीलन करके उन्होंने इस योग शतक को विस्तार देने का काम किया है। इसके अंदर भी योग शतक की तरह अलग अलग ज्वर चिकित्सा से लेकर, अतिसार से लेकर, कृमि चिकित्सा से लेकर, वात रोग चिकित्सा से लेकर, काश चिकित्सा से लेकर, पांडु रोग से लेकर, शल्य तंत्र से लेकर, विष तंत्र से लेकर, रसायन वाजीकरण से लेकर, बाल तंत्र से लेकर, कुमार भोर्ते बाल तंत्र से लेकर, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। और सारा इसके अंदर खोला भी गया है कि एक आम व्यक्ति इसको पढ़े तो इसकी पांडुलिपि भी दी गई है, इसके अंदर कहाँ क्या है वो सब दिया गया है। तो इसका मूल्य केवल 400 रुपये, हार्ड बाउंड का मूल्य लिखा गया है। 400 रुपये में आप ये 800 साल पुरानी 12वीं शताब्दी में वैद्याचार्य रूपनयन हुए हैं, उन्होंने वैद्य वल्लभा लिखी। तो ये वैद्य वल्लभा, जिसके अंदर उससे पहले जितने टीका योग शतक पर हुए उनका निचोड़ लेकर उन्होंने लिखा, और उसको भी आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर पूज्याचार्य जी ने इसको और परिष्कार कर दिया, इसको और हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये पुस्तक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 480 पेज को यदि फोटोकॉपी करवाएं तो भी उससे ज्यादा ताकत और पैसा मिलता है, लेकिन पतंजलि ने ये लाखों रुपए की लागत इसके अंदर रिसर्च में लगाई है और लगाकर केवल न्यूनतम लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाई है, ताकि लोग घरों में इसको रखें तो हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर गौरव का भाव पैदा हो कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने कितना चिंतन मंथन किया है। और इसमें आचार्य रूपनयन ने यह नहीं लिखा कि वो कहां के हैं, अपना कोई महिमा मंडन नहीं है। तो ये देखिए, हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन खपा दिया, अपने सारे आचार्यों को पढ़ा है, चरक को, सुश्रुत को, सबको पढ़ा है। पढ़ने में कम से कम 20 साल लगाए होंगे। उसके बाद अनुभव लिया है, और अनुभव लेकर इतना करने के बाद भी कोई पेटेंट की भूख नहीं, कोई रॉयल्टी की भूख नहीं, कोई संपत्ति की भूख नहीं, कोई ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो मेरी मूर्तियां लगेंगी, मेरा नाम छापा जाएगा। केवल पहले एक श्लोक में एक बार अपना नाम लिखते हैं, बाकी सब समाज के लिए समर्पित करते हैं। ऐसी त्याग की संस्कृति भारतीय संस्कृति रही है। इसी त्याग की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज जमीन के ऊपर सोकर, 2 कपड़ों में रहकर, 2 कटोरी सब्जियां खाकर अपना पूरा जीवन देश व समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो इस ज्ञान विज्ञान की शाखा को हमें घर घर तक पहुंचाना है। दिव्य प्रकाशन के माध्यम से हमने 2 पुस्तकों का परिचय आपके सामने करवाया। आपको कोई आयुर्वेद का जिज्ञासु लगे, आप उससे पूछिए कि आपके पास योग शतक है या आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान घर घर तक पहुंचेगा तो भारत स्वावलंबी बनेगा। भारत कभी भी स्वस्थ एलोपैथी के मार्ग पर चलकर नहीं हो सकता। अमेरिका का हेल्थ का बजट 80 लाख करोड़ रुपए है, भारत का टोटल बजट 23 लाख करोड़ रुपए है। तो भारत अपने टोटल बजट को 4 गुना करके भी, और अमेरिका की आबादी तो केवल 35 करोड़ की है, भारत को यदि अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो भारत को लगभग 320 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी अमेरिका जैसा हेल्थ सिस्टम खड़ा करने में। और 320 लाख करोड़ रुपए की तो अभी भारत की टोटल जीडीपी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एलोपैथी भारत को स्वास्थ्य नहीं दे सकती। भारत को स्वास्थ्य मिलेगा हमारे पूर्वजों के रास्ते पर चलकर, उस ज्ञान विज्ञान के, योग आयुर्वेद के मार्ग पर चलकर। तो आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राष्ट्र गौरव के अंक में कुछ और पांडुलिपियों के ऊपर जो पतंजलि ने रिसर्च किया है, जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है, जो आपकी लाइब्रेरी की शोभा बन सकती है, जो आपके ड्राइंग रूम की शोभा बन सकता है, उसको आपको रखना है। और हमें एक क्रांति और एक आंदोलन चलाना है कि हर व्यक्ति के घर में चारों वेद होंगे, दर्शन होंगे, उपनिषद होंगे, हमारी गीता होगी, हमारी रामायण, हमारी महाभारत होगी, और इसके साथ साथ योग आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान होगा। जैसे लंदन के किसी होटल में जाएं तो हर होटल के कमरे में घुसते ही आपका स्वागत बाइबल से होता है, बाइबल की प्रति उसकी टेबल के ऊपर पड़ी होती है। होटल के आप रेस्टोरेंट में जाएं, होटल के आप वेटिंग रूम में बैठे तो बाइबल आपको मिलेगी। वैसे ही हमारा ज्ञान विज्ञान तो बाइबल से कई 100 गुना ज्यादा है, कई हजार वर्ष, कई लाख वर्ष पुराना है। तो उस ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।